इसके बाद आते हैं हम लोकसभा के ऊपर। देखिए, राज्यसभा नो डाउट अपर हाउस होता है, लोकसभा लोअर हाउस होता है। अच्छा, लोअर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोग इसको चुन के भेजते हैं। इसमें जितने भी एमपी होते हैं सब चुनाव लड़के आते हैं, सबको आप वोट देते हैं। एमपी का चुनाव होता है, आप जिसको वोट देंगे, जिनको ज्यादा वोट मिलेंगे वो लोकसभा में पहुंच जाएगा। क्लियर? पूरे इंडिया में कितनी टोटल सीट है? सीटें होती है 552 है। कितनी सीटें? 552। और कितनी सीटों पे चुनाव होता है? 545 सीटों पे टोटल चुनाव होता है। और ये जो 545 सीटें हैं, अब उसमें से 2 सीटों को कम करके, जो 2 सीटें थी वो एंग्लो इंडियन की थी। मतलब एंग्लो इंडियन कौन? जो इंडियन, जो ऐसे लोग जो पहले इंडियन थे फिर बाद में उन्होंने इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले ली, उनको एंग्लो इंडियन बोला गया। तो उनकी 2 सीटों को रिजर्व रखा जाता था एज ए नॉमिनी। मैंने बोला ना कि भाई यहाँ पे अगर आप, मैंने राज्यसभा के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, वैसे ही लोकसभा में भी 3 तरीके से पहले रिप्रेजेंटेशन होता था कि जो 2 सीटें थी वो एंग्लो इंडियन की फिक्स थी। तो उन 2 सीटों को हमारी पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उन 2 सीटों को हटा के 543 सीटों पे अब चुनाव होता है। अब आप लोग कहेंगे कि 543 सीटों पे तो टोटल सीटें तो 552 है, पर 543 सीटों के लिए ही चुनाव होता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे जो 9 सीटों का जो गैप है वो इसलिए है कि जो इंडिया का जो पीओके वाला हिस्सा है, जो भी पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, हम मानते हैं वो हमारा ऑफिशियली, हमारा पीओके हमारा ऑफिशियली हिस्सा है, हम उसको ऑफिशियली मानते हैं। पाकिस्तान ने उसको गलत तरीके से कैप्चर कर रखा है। तो इन फ्यूचर में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उन्होंने इस बात को पहले सोचा कि इन फ्यूचर में जो पीओके वाला हिस्सा है वो जब हमारे इंडिया के पास आ जाएगा तो वहां पे भी जो चुनाव होंगे तो वो जो 9 सीटें हैं वो उन पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इसी तरीके से यहाँ राज्यसभा में भी आप देखेंगे टोटल सीट है 550 और उनमें से 545 सीटों पे ही चुनाव होता है। यहाँ पे भी 5 सीटें की कमी है और यहाँ पे 9 सीटों की कमी है। तो आप इन दोनों चीजों को देख रहे हैं, जो यहाँ पे 5 सीटें और यहाँ पे 9 सीटों की कमी है वो इसलिए है क्योंकि हमने पीओके वाली सीटें इसमें ऐड नहीं कर रखी। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। अब ये डिसोल्वेबल है कि 5 साल से पहले भी सरकार, मतलब लोकसभा खत्म हो सकती है। ये नॉन डिसोल्वेबल, इसको डिसोल्व नहीं किया सकता, ये परमानेंट है। इसके जो मेंबर एक बार चुन लिए गए वो 6 साल बाद ही रिटायर होंगे, उससे पहले रिटायर नहीं हो सकते। मान लो लोकसभा का चुनाव हुआ, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई, कुछ बहुत बड़ा चीज हुआ, मेजोरिटी नहीं मिली, तो चुनाव दोबारा हो सकते हैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। बट अगर राज्यसभा में कोई इंसान चुन के चला गया, एमपी बन गया, तो वो 6 साल के लिए फिक्स है। यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम है वो 5 ईयर, कि 5 साल से ज्यादा लोकसभा नहीं चल सकती। उस कुछ कंडीशन है वो अलग है, उसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, बस बेसिक चीजें ये हैं, इस बात को समझो। अब वही बात, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? अब डिफरेंस समझना, इसमें रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से होता है, बट इसमें 2 तरीके से होता है कि स्टेट और यूटीज। भाई स्टेट में चुनाव होंगे, यूटीज में चुनाव होंगे, डायरेक्ट चुन के लोग आ जाएंगे। इसमें नॉमिनेशन का कंसेप्ट नहीं है, पहले था, पर अभी कुछ साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके नॉमिनेशन वाला कंसेप्ट लोकसभा से हटा दिया गया। तो इसमें अब 2 ही चीज है, 2 ही तरीके से, मतलब रिप्रेजेंटेशन 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो आप स्टेट से चुनाव लड़ो या यूटी से चुनाव लड़ो और लोकसभा में पहुंच जाओ जीत के। क्लियर? इस बात को समझे। अब जब स्पीकर की बात आती है, लोकसभा, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है, यहाँ पे स्पीकर होता है, स्पीकर ऑफ हाउस बोलते हैं ना, लोकसभा स्पीकर। अभी ओम बिरला है हमारे लोकसभा स्पीकर। तो अब जो स्पीकर है ना भाई साहब, अब ये लोगों के द्वारा चुना गया है, तो ऑब्वियस बात है, लोगों की पावर, वही द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो ना, पहली लाइन है वही द पीपल ऑफ इंडिया। तो भैया जब लोगों ने इनको लोकसभा के एमपी को चुन के भेजा है, तो उसका जो चेयरपर्सन होगा, जो स्पीकर है, वो पावरफुल तो होगा, तो उसको कुछ पावर तो देनी पड़ेगी। क्लियर? तो उनको 2 स्पेशल पावर दे रखी है। किसको? स्पीकर को 2 बहुत इंपॉर्टेंट पावर दे रखी है। पहली चीज है ज्वाइंट सीटिंग का, दूसरी है मनी बिल का। अब ज्वाइंट सीटिंग का क्या कंसेप्ट है भैया? आप कहोगे यार ये क्या कंसेप्ट है? देखो, ज्वाइंट सीटिंग में कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे बिल होते हैं कि राज्यसभा में पेश हुए पर भैया लैप्स हो गए, या लोकसभा में पेश हुए लैप्स हो गए। अब सरकार को डर लग गया कि यार बिल खारिज हो गया तो सरकार गिर जाएगी, तो वो क्या करते हैं, वो बड़ी चालाकी से क्या करते हैं भैया, ज्वाइंट सीटिंग बुला लेते हैं। अब भैया जिसकी मेजोरिटी में सरकार है, जिसकी सेंटर में सरकार है, उनको दोनों को मिलाएंगे तो मेजोरिटी तो हो ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, मेजोरिटी हो जाएगी। तो वो मेजोरिटी मिला के फिर आपस
दोनों सदन को एक साथ बिठा के फिर वोटिंग करवाते हैं। तो फिर वोटिंग करवाएं तो ऑब्वियस सी बात है, जीत जाएगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो जीत जाएगा, लोकसभा में जिसकी संख्या ज्यादा वो जीत जाएगा। तो उस टाइम जब ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी किसी बिल को लेके, कोई बिल है, कोई ऐसे भी कुछ कंडीशंस लगी होती है, कोई सिंपल मेजोरिटी, मान लो सिटीजनशिप वाला बिल है, उसको पास करवाना है, ज्वाइंट सीटिंग को बुलाया और लोकसभा ने मंजूरी नहीं दी, राज्यसभा ने मंजूरी नहीं दी, लोकसभा में उनकी मेजोरिटी है, उन्होंने ज्वाइंट सीटिंग बुलाया और 50+1 मतलब 50% +1 से मेजोरिटी से पास कर दिया बिल, क्लियरली। तो ज्वाइंट सीटिंग, तो जो ज्वाइंट सीटिंग होगी जब बुलाई जाएगी तो उसका जो चेयरमैन होगा, उसका जो हेड होगा, जो चेयरपर्सन होगा, वो स्पीकर होगा लोकसभा। मतलब वहां राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट नहीं बैठेंगे, वहां लोकसभा के स्पीकर बैठेगा, उनकी चेयरपर्सन कौन होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। दूसरी चीज मनी बिल। अब भैया ये मनी बिल क्या पंगा है भैया? अब देखो, हम वही बात, आप बेसिक समझो, वही द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नो डाउट। तो भैया अब सरकार का पैसा कहाँ से आएगा? लोगों से टैक्स लेती है। जब वो लोगों से टैक्स लेती है तो सरकार कहीं खर्च करेगी तो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधित्व के द्वारा ही पूछा जाएगा कि भाई साहब पैसा कहाँ खर्च करना है, क्लियरली आप समझे। तो लोगों ने किनको चुन के भेजा? लोकसभा एमपीज को चुन के भेजा। तो भैया जब ये मनी बिल, जब कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है, मान लो कोई टैक्स नया लगाना है, कोई टैक्स हटाना है, कुछ टैक्स में इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो ऐसे कुछ बिल होते हैं जो पैसे से रिलेटेड हो। तो ये जो लोकसभा स्पीकर है ना, ये चाहे ना तो ये बोल दे भाई साहब ये मनी बिल है, तो अगर लोकसभा ने बोल दिया, लोकसभा स्पीकर ने, भाई ये मनी बिल है, तो मजा आ जाएगा। क्योंकि फिर राज्यसभा कहेगी भाई साहब हमारे हाथ बांध दिए आप लोगों ने, अब हम इस पे कुछ कर नहीं सकते, हम अपने व्यू दे सकते हैं क्योंकि हमें लोगों ने चुना नहीं है, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हम आए हैं, क्लियर। या तो डायरेक्ट लोगों ने चुना हुआ है। तो ये दो स्पेशल पावर है कि जब मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा तो लोकसभा स्पीकर बताएगा कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है। एक तो ये कंडीशन होगी कि दूसरी कंडीशन मनी बिल की बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत बच्चे गलत मार आते हैं कि भैया क्या होगा, समझ में नहीं आता। पहली बात स्पीकर वाली। दूसरी चीज, अगर मनी बिल कहीं पे इंट्रोड्यूस हो रहा है लोकसभा में सॉरी, इंट्रोड्यूस होने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन ली जाएगी कि भाई साहब हम इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए मनी बिल या नहीं। अगर राष्ट्रपति परमिशन देगा तभी जाके लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर लोकसभा स्पीकर उसमें एक नोट लगाएगा कि ये एक मनी बिल है। तो उससे क्या होगा कि लोकसभा में उसके खिलाफ वोटिंग नहीं हो सकती, उसमें वोटिंग नहीं हो सकती, सिर्फ वो अपने व्यू पॉइंट दे सकते हैं। कुछ चीजें हैं आप बुक में डिटेल में पढ़ लें, मैं बेसिक समझा रहा हूँ ताकि आपकी रिवीजन बहुत तेजी से हो जाए। क्लियर। ज्वाइंट सीटिंग मतलब ज्वाइंट सीटिंग में लोकसभा के स्पीकर की पावर ज्यादा होती है और मनी बिल में स्पीकर की पावर ज्यादा होती है। क्लियर। अब भाई बात आती है पावर्स कि लोकसभा की पावर भी तो होनी चाहिए ना कुछ, कि जिसमें हमारा बोले कि भाई हमारा रोला उठ रहा है, हम ही हैं, हम बाकी कोई नहीं है, बाकी पानी कम। तो वही पहली बात मनी बिल में कि भैया मनी बिल में हमारा कोई तोड़ नहीं है, हम हैं, हमने जो कह दिया वही होगा, राज्यसभा गई भाड़ में, दैट इज सिंपल। दूसरी चीज इमरजेंसी डिक्लेरेशन। अभी यहाँ कंडीशन लगाई थी ना मैंने कि भाई साहब ये लोग तो तभी बोल सकते हैं जो ये है ही नहीं, इनका वजूद ही नहीं है उस टाइम पे, ये खत्म हो चुके हैं। बट अगर जब ये हैं तो इनकी फिर वैल्यू कम है। ये सीधा बोलता भाई हमारी चलेगी, हमें लोगों ने चुना है। तो ये राष्ट्रपति को बोलेंगे कि भाई साहब इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, अब लगा दो। अब भाई लगा भी दी। अब दूसरी चीज फिर पहले इनसे परमिशन ली जाएगी, फिर इनसे पूछा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी परमिशन दे देते हैं। फिर आती है हटाने की बात कि भाई इमरजेंसी हटाई जाए। तो लोकसभा वाले बोलेंगे, जिस टाइम बोलेंगे लोकसभा वाले मेजोरिटी में कि भाई साहब राष्ट्रपति को लिखित में देंगे कि इमरजेंसी को अब हटा देना चाहिए, तो हटा दी जाएगी। ये स्पेशल पावर है क्योंकि लोगों के थ्रू ये चुन के आए। आप कंसेप्ट को समझो, इमरजेंसी, पैसा, ये सारी चीजें लोगों से रिलेटेड है। तो जो लोगों से रिलेटेड है तो उनके जो डिसीजन है वो उनके लोग ही तो लेंगे ना, जो उन्होंने चुन के भेजे, इसीलिए लोकसभा। क्लियर। फिर आता वोट ऑन बजट। फिर पैसे की बात आ गई, बजट है भैया, पैसे की बात आ गई, आंख बंद करके मार दो लोकसभा। क्लियरली। राज्यसभा नहीं आएगा। ये डिस्कस कर सकते हैं, सिर्फ राज्यसभा वाले बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, पर वोट करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को। क्लियर। फिर आता है मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएमओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली।
आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि चुन के कौन आया भैया? लोकसभा वाले। तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो चाहे राज्यसभा से बने हों चाहे लोकसभा से बने हों, मिनिस्टर बनने की कुछ क्राइटेरिया है। पहला, वो भैया किसी भी सदन का मेंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर बन जाए, ये पहली कंडीशन है, दैट्स खत्म। ऑब्वियस सी बात है। वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, ये भी ठीक है। नागरिक वो तब नागरिक होगा तभी तो मेंबर बनेगा, मेंबर बनेगा फिर वो मिनिस्टर बन जाएगा। वो किसी भी सदन से हो सकता है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। पर जो मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के। यहाँ पार्लियामेंट नहीं आएगा, प्रेसिडेंट नहीं आएगा। इस बात को ना कहीं पे नोट पे करके लिख लो, 50 बार रिवाइज कर लो। ये क्वेश्चन आता है और बच्चे गलत करते हैं क्योंकि वो बहुत प्रेशर में होते हैं, उनको समझ में नहीं आती। ये क्लियरली बोला कि ओनली लोकसभा ओनली की कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सा? क्या मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ लोकसभा के, ना कि राज्यसभा के, ना कि पार्लियामेंट के, ना कि राष्ट्रपति के। क्लियरली इस बात को क्लियर। इसके बाद आता है कि भैया ये लोग चुन तो गए, अब भैया बहुत सारे लोग चुन गए, कुछ फ्रॉड करके चुनेंगे, कुछ अनफ्रॉड करके, कुछ लीगल रूप से चलेंगे। तो भाई कुछ अनफ्रॉड लोगों को या सिस्टम में जाने के बाद जो लोग गड़बड़ करते हैं, उनसे सिस्टम को बचाने के लिए सरकार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बहुत अच्छी चीजें निकाली। बोले जी इनका डिस्क्वालिफिकेशन के रूल भी होनी चाहिए कि अगर मेंबर बन जाएं तो, और मेंबर बनने से पहले और मेंबर बनने के बाद भी कुछ कंडीशन है, अगर ये चीजें हुई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्लियरली तो दो तरीके से, दो मतलब प्लेटफॉर्म पे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। एक तो होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें लिख दी गई स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेक हुआ, ठीक है, वो क्या लिखी गई? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये आपने टर्म हमेशा 6-7 महीने में सुनते रहते होगे अगर आप न्यूज पढ़ते होगे। क्लियरली हर 4-5 महीने में ये न्यूज में रहता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मान लो कोई मिनिस्टर है, ओबीसी बात है, मान लो कोई रेलवे मिनिस्टर है और उसने क्या किया, एक लोहा कंपनी है बहुत बड़ी, उस लोहा कंपनी में डायरेक्टर भी हो गया। अब भैया रेलवे को लोहे की जरूरत होती है, ऑब्वियस बात है, तो वो अपनी ही कंपनी से मंगवाएगा ना, क्योंकि वो मिनिस्टर है। तो भैया इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया सीधा कि अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा कुछ करते हो कि भाई आप मिनिस्टर हो, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, बट आप उसी तरीके से दूसरी तरीके से सरकार का फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा और आपको रिजाइन देना पड़ेगा अपनी पोस्ट से, अपनी एमपी वाली सीट से। क्लियर। दूसरी चीज अनसाउंडेड माइंड, भाई कोई पागल वागल ना हो, ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है कि भाई पागल वगैरह होगा फिर कैसे काम चलेगा। और तीसरी चीज आती है नॉट सिटीजनशिप। मान लो कई ऐसे एमपी होते हैं जो भाई इंडिया की सिटीजनशिप, जब एमपी बनते हैं इंडिया की सिटीजनशिप होती है उनके पास, बहुत सारा पैसा 2 नंबर में कमाते हैं और फॉरेन में सेटल हो जाते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप ले जाते हैं और इंडिया में एमपी बने रहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर जिस दिन आपने सिटीजनशिप छोड़ी इंडिया की, तो आप उसी दिन आपको रिजाइन देना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। क्लियरली तो ये 3 बेसिक कंडीशंस है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसॉल्व। देखिए इन दो, इसमें कंफ्यूजन कहाँ होती है, इसमें ना मैं आपको बताता हूँ, पूरा पढ़ाऊंगा ना। ये 2 हैं, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ना स्वाइप कर देते हैं, जो एग्जामिनर है ना उसको बहुत अच्छे से तरीके से स्वाइप कर देता है और बच्चा इस चीज को भूल जाता है कि यार पेपर में ये स्वाइप भी हो सकता है और वो गलत करके आया। आप इस चीज को ध्यान रखो। यहाँ से अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हाईफाई बातें नहीं बोली, जस्ट नॉर्मल बात बोली गई कि भैया इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बोला। मेंटली रूप से फिट होना चाहिए, बिल्कुल। बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब पैसा वैसा ऐसा ना हो, कंगाल हो उसके पास 1 रुपया ना हो। आप कहोगे भाई ऐसा क्यों? अगर वो कंगाल होगा तो चुनाव कैसे लड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, चुनाव कैसे लड़ेगा? अगर चुनाव भाई लड़के जीतता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ करी है। और तीसरी चीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये नहीं होने, ये सिंपल चीज है। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीपल एक्ट 1951। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और लागू हो गया, तो उस टाइम पे भाई जो हमारे नई नई सरकार बनी, उन्होंने सोचा यार कुछ तो गड़बड़ है, इसमें और कुछ ऐड करना पड़ेगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर के लिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि लोग करप्शन करने लग जाएंगे। उस टाइम पे कुछ सामाजिक बुराइयां भी चलती थी, जैसे डॉरी होगी, डॉरी वगैरह, दहेज प्रथा जैसी चीज़ें चलती थी, तो पूरे समाज में चलती थी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए तो सरकार ने क्या किया, एक बिल लेके आए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951।
उसमें उन्होंने कुछ चीजें डाली कि करप्शन, अगर कोई इंसान करप्शन में पकड़ा जाता है और कोर्ट उसको करप्ट डिक्लेयर कर देती है तो उसको अपनी रिजाइन करना पड़ेगा, अपनी एमपी एमएलए जिस जो भी पोस्ट है उससे रिजाइन करना पड़ेगा। दूसरी चीज सोशल क्राइम। सोशल क्राइम कैसे, जैसे डोरी वगैरह में, मतलब दहेज प्रथा वगैरह जैसी चीज़ों में आपने महिलाओं से वो कर दिया, अगर कोर्ट ने आपको उसके खिलाफ सजा सुना दी तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। और दूसरी चीज़ एक और है 2 साल की जेल। आपको किसी भी केस में अगर कोर्ट ने, इंडियन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी तो आपको अपनी सीट से रिजाइन देना पड़ेगा। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है राहुल गांधी का, जो आज से 2 से 3 साल पहले क्या हुआ था कि राहुल गांधी ने कुछ पॉलिटिकल बयान, हर कोई देता है पॉलिटिकल बयान देते हैं, उन्होंने कोई पॉलिटिकल बयान दिया और कोर्ट ने उनके खिलाफ 2 साल की सजा सुना दी और उनको अपनी केरला की सीट से रिजाइन करना पड़ा। ये एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलते रहेंगे अगर आप न्यूज सुनते रहोगे। क्लियरली। और इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भैया ये डिस्क्वालीफाई तो हो गए, पर करेगा कौन? क्या कोर्ट करेगा, या लोकसभा स्पीकर करेगा, या राष्ट्रपति करेगा, या पार्लियामेंट करेगी पूरा मिलके? भाई सदन में दोनों में बिल पास हो, ऐसा कुछ मोशन कुछ आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों में अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इन दोनों के अंतर्गत अगर कोई इंसान डिस्क्वालीफाई पाया जाता है तो उसका जो डिसीजन है वो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति करेगा और वो चाहे तो इलेक्शन कमीशन की हेल्प ले सकता है, उनसे पूछ सकता है कि भाई साहब मैं इसको डिस्क्वालीफाई करूं या ना करूं, किस बेसिस पे करूं। क्लियरली आप बात समझ गए। और अगर मान लो राष्ट्रपति ने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो क्या ये कोर्ट में जाके अपील कर सकता है? हाँ, अपील कर सकता है। वो उसका राइट है, प्रॉपर राइट है कि वो जाके कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है कि भाई साहब मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इसी बेस पे कर दिया गया। अगर वो अगर उसके नल वॉइड डिक्लेयर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं ये गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया है, तो उसकी पोस्ट रीइंस्टेट हो जाएगी, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियरली। तो ये जो पार्लियामेंट चैप्टर है, ये पार्लियामेंट चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको मोटा मोटा। आप इस बात को मानिए, देखिए, आज मान जाएंगे तो सुखी होंगे, आने वाले एग्जाम आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पेपर आएगा इन्हीं बेसिक चीजों से आएगा, इन्हीं से आएगा, क्योंकि आपने पढ़ बहुत लिया। अब आपको रिवीजन की जरूरत है। आप एक बार रिवीजन करें, 10 बार करें, 20 बार करें, 50 बार करें, 1000 बार करें। देखिए रिवीजन का जो आपका रिवीजन का पॉइंट जितना कम रहेगा, मतलब मटेरियल जितना कम रहेगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे। और अगर मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे, आपके दिमाग में वो लंबे टाइम तक रह पाएगा और इजीली रहेगा आपके लिए पेपर निकालना। तो इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, जल्दी ही दूसरी क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।